नमस्ते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद अहम आदेश के कुछ हिस्सों पर एक गहन चर्चा करेंगे। जी, ये आदेश जम्मू और कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के मामले से जुड़ा है। हाँ, मामला तो अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के दो आदेशों CO 272 और 273 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला था। बिल्कुल। लेकिन आज हम पूरी चुनौती पर फोकस नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, आज हम सिर्फ एक शुरुआती कानूनी सवाल पर ध्यान देंगे जो अदालत के सामने रखा गया था। और वो सवाल था कि क्या इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को सुनवाई के लिए भेजना चाहिए? सही कहा। याचिकाकर्ताओं का यही कहना था कि अनुच्छेद 370 की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट के ही दो पुराने फैसलों में विरोधाभास है। तो चलिए इसी कानूनी गुत्थी को थोड़ा खोल कर समझते हैं आज। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालत ने इस शुरुआती मुद्दे पर क्या फैसला किया और क्यों। हाँ, क्योंकि इससे हमें न्यायिक प्रक्रिया और जो पिछले फैसले होते हैं, मतलब मिसाल या प्रेसिडेंट, उसका महत्व पता चलता है। जी, हमारा मकसद यही है कि इस आदेश के जरिए समझें कि कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को क्यों नहीं भेजा। तो याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील क्या थी? क्यों भेजना चाहिए था बड़ी बेंच को? देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे, वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी और संजय पारेख, उन्होंने दो पुराने संविधान पीठ के फैसलों का हवाला दिया। कौन से फैसले थे वो? एक था प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1959 का, और दूसरा संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1970 का। अच्छा। उनका तर्क ये था कि प्रेमनाथ कौल केस में कोर्ट ने कहीं न कहीं ये संकेत दिया था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, मतलब टेम्परेरी। हाँ, टेम्पररी, और उसका अस्तित्व जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के फैसले पर निर्भर था। और संपत प्रकाश में? जबकि संपत प्रकाश वाले केस में उनका कहना था कि कोर्ट ने ये मान लिया कि अनुच्छेद 370 स्थायी हो चुका है, मतलब परमानेंट, और राष्ट्रपति को उसके तहत शक्ति मिलती रहेगी, भले ही राज्य की संविधान सभा भंग हो गई हो। जी, यही तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देखिए, ये तो साफ साफ विरोधाभास है। एक फैसला कह रहा है अस्थायी, दूसरा स्थायी जैसा। ये तो सुनने में वाकई एक अहम बिंदु लगता है। एक ही अनुच्छेद पर दो संविधान पीठों की अलग राय। तो अदालत ने इस कथित विरोधाभास को कैसे देखा? क्या कोर्ट ने माना कि ये टकराव है? नहीं, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने साफ किया कि किसी भी फैसले को उसके अपने संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है। किस तरह से? प्रेमनाथ कौल के बारे में क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने समझाया कि प्रेमनाथ कौल मामले का जो मुख्य कानूनी सवाल था, जिसे हम रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं, यानी फैसले का मूल आधार, हाँ, रेशियो, वो असल में युवराज यानी महाराजा के उत्तराधिकारी की कानून बनाने की क्षमता से जुड़ा था, जब उन्होंने वो बिग लैंडेड एस्टेट्स उन्मूलन अधिनियम पास किया था। तो मतलब अनुच्छेद 370 की प्रकृति उसका मुख्य मुद्दा नहीं था। नहीं, उस फैसले में अनुच्छेद 370 पर जो भी टिप्पणियां की गईं, खासकर वो संविधान सभा के अंतिम निर्णय वाली बात, हाँ, वो अनुच्छेद 370 के क्लॉज 2 के संदर्भ में थी। मतलब ये कि संविधान सभा बनने से पहले राज्य सरकार ने जो सहमति दी थी, उसे संविधान सभा के सामने रखा जाना था। तो कोर्ट का कहना था कि ये टिप्पणियां फैसले का आधार नहीं थी। बिल्कुल, ये प्रासंगिक टिप्पणियां या ऑबिटर डिक्ता थी, रेश्यू नहीं। कोर्ट ने कहा कि प्रेमनाथ कौल फैसले ने ये तय ही नहीं किया था कि संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा। वो सवाल उस केस में था ही नहीं। समझ गई। तो प्रेमनाथ कौल का फोकस अलग था। फिर संपत प्रकाश मामले का क्या? उसका तो सीधा संबंध इसी बात से था ना? बिल्कुल सही। संपत प्रकाश मामले में अदालत ने सीधे इसी सवाल पर विचार किया था कि क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 लागू रहता या नहीं। और कोर्ट का निष्कर्ष क्या था उसमें? यहाँ अदालत का रेशियो डिसिडेंडी एकदम साफ था। हाँ, अनुच्छेद 370 लागू रहता है। और इसका कारण? कारण ये दिया गया कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए उसके क्लॉज 3 के तहत राज्य की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी। और वो सिफारिश तो कभी हुई नहीं। कभी नहीं हुई, और ना ही राष्ट्रपति ने इसे खत्म करने का कोई आदेश जारी किया था। तो कोर्ट के अनुसार वो लागू बना रहा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अदालत की नजर में दोनों फैसलों के जो मूल तर्क थे या रेशो थे, वो अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे थे। जी हाँ, इसलिए उनमें कोई सीधा टकराव या विरोधाभास नहीं था। यही कोर्ट का निष्कर्ष था।
याचिकाकर्ताओं ने एक और तर्क भी तो दिया था जी। कि संपत प्रकाश फैसला पर इनक्यूरियम था। जी इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण दलील थी। पर इनक्यूरियम का मतलब होता है कि कोई फैसला या तो किसी बाध्यकारी पिछले फैसले को ध्यान में रखे बिना या किसी लागू कानून को नजरअंदाज करके दिया गया हो। तो उनका कहना था कि संपत प्रकाश ने प्रेमनाथ कोल को नजरअंदाज किया। जी, लेकिन अदालत ने समझाया कि परइनक्यूरियम का सिद्धांत बहुत ही सीमित दायरे में लागू होता है। कब लागू होता है ये? सिर्फ तब जब एक ही स्तर की दो बेंचों के फैसलों के मूल तर्कों यानी रेशियो में सीधा और स्पष्ट विरोधाभास हो, जिसे सुलझाया ना जा सके। और चूंकि कोर्ट पहले ही तय कर चुका था कि प्रेमनाथ कौल और संपत प्रकाश के रेशियो अलग-अलग मुद्दों पर थे, हाँ, और उनमें कोई विरोधाभास नहीं था। इसलिए संपत प्रकाश को पर इनक्यूरियम नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। अदालत ने इस मौके पर न्यायिक मिसाल के सिद्धांत, जिसे स्टारे डिसिस कहते हैं, मतलब पिछले फैसलों पर टिके रहने का सिद्धांत, उसके महत्व पर भी जोर दिया। क्यों जरूरी है ये सिद्धांत? क्योंकि ये कानूनी व्यवस्था में एक तरह की स्थिरता और निश्चितता लाता है। अगर अदालतें बार-बार अपने ही पुराने फैसलों को बिना ठोस कारण के बदलती रहेंगी, तो कानून को लेकर भ्रम पैदा होगा। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, तो अदालत ने पाया कि प्रेमनाथ कौल और संपत प्रकाश फैसलों में कोई ऐसा टकराव नहीं है जिसके लिए अनुच्छेद 370 वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत पड़े। एकदम सही। और इसलिए जो मौजूदा 5 जजों की बेंच थी, वही मुख्य मामले की सुनवाई कर सकती थी। जी, ये वाकई दिखाता है कि न्यायिक फैसलों की व्याख्या करते समय उनका संदर्भ, उनका कॉन्टेक्स्ट कितना ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। ये निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है कि अदालतें कैसे पिछले फैसलों का मूल्यांकन करती हैं, उनके रेशियो और ओबिटर को अलग करती हैं और ये तय करती हैं कि कब किसी मामले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच की जरूरत है। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक फैसला था। हाँ, बिल्कुल। ये 2019 के जो राष्ट्रपति आदेश थे, उनकी वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं था। ये तो बस ये तय कर रहा था कि सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। कानून की इन बारीकियों को समझना सच में काफी ज्ञान बढ़ाने वाला रहा। जी। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। ये जो प्रक्रियात्मक निर्णय है, ये स्थापित न्यायिक मिसालों पर न्यायपालिका की निर्भरता को दिखाता है। हाँ, दिखाता है। तो इस पर सोचा जा सकता है कि भविष्य में सिर्फ अनुच्छेद 370 से हटकर भी क्या ये चीज लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक प्रावधानों की अगर कोई नई व्याख्या करना चाहे तो उसमें एक बाधा बनेगी, या फिर ये खुद ही व्याख्या का एक तय रास्ता मजबूत करती है? एक दिलचस्प सवाल है। Subscribe.